बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर, यानी कि जिन यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू मोड में परीक्षा होनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने हैं, उन सब के लिए आज ये मॉडल पेपर है फिजिक्स का, यानी मैथमेटिकल फिजिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हमने चूज किए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा आप सभी के लिए। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा जो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड होगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले इलास्टिसिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वाई के एंड सिग्मा। वाई के तथा सिग्मा का सही संबंध क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जो है आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि के इक्वल टू वाई अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा। बी दिया गया है के इक्वल टू 1 माइनस 2 सिग्मा अपान वाई। सी दिया गया है वाई इक्वल टू 1 अपान 2 सिग्मा के। और अगला ऑप्शन यानी कि लास्ट ऑप्शन डी दिया गया है कि सिग्मा इक्वल टू 1 अपान 2 के अपान वाई। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, के इक्वल टू वाई अपान 3 1 माइनस 2 सिग्मा जो हो जाएगा वाई के तथा सिग्मा का सही संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्ट्रेचड वायर। किसी खींचे तार में प्रति एकांक आयतन आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? ऑप्शन ए दिया गया 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। बी दिया गया है 1/2 बल गुणे विकृति। और सी दिया गया है बल गुणे विकृति। या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बल गुणे विकृति, 1 स्ट्रेस अप इंटू स्ट्रेन, या 1/2 फोर्स इंटू स्ट्रेन, या सी दिया गया है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और या डी दिया गया है फोर्स अपॉन स्ट्रेन। दोस्तों, जब किसी खींचे तार में प्रति एकांक आयतन ऊर्जा जो होती है वो होती है 1 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होती है? 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है, यानी कि 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, इन द वाइंडिंग ऑफ द बीम ऑफ ए सरफेस बिटवीन द बीम इन विच इज द लेंथ ऑफ द प्लेसमेंट नाइदर डिक्रीज नॉर इंक्रीज इन द कर्ल। दक्कनों के बंकन में दंड के मध्य वह पृष्ठ जिसमें तनुओं की लंबाई न घटती है और ना ही बढ़ती है वो क्या कहलाता है? नेचुरल सरफेस, नेचुरल एक्सिस, या बाइंडिंग मोमेंट, या बाइंडिंग प्लेन। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो दक्कन के बंकन में दंड के मध्य उदासीन पृष्ठ जो है वो तनुओं की लंबाई न घटती है न बढ़ती है, वो जो कहलाता है वो उदासीन पृष्ठ कहलाता है, यानी कि नेचुरल सरफेस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, जिनका एग्जाम कल है वो एक बार रिवीजन करके जाएंगे, ठीक है, जो भी क्लास पहले हुई है, और इस क्लास को जरूर देख लें। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड। किसी पिंड का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि जब बल आघूर्ण की उपस्थिति हो तब किसी पिंड का जो कोणीय संवेग संरक्षित होगा, या जब बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, या सदैव, या उपयुक्त में से सभी ने। ठीक है, तो किसी पिंड का जो कोणीय संवेग होता है वो बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में क्या करता है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। किसी भी पिंड का जो कोणीय संवेग संरक्षित होता है जब बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति होती है तब क्या करता है? किसी पिंड का कोणीय वेग संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, विच इज वन ऑफ द टेंसर क्वांटिटी। निम्नलिखित में से कौन सी एक टेंसर क्वांटिटी है? कौन सा एक टेंसर क्वांटिटी है? बल, बल आघूर्ण, जड़त्व, या कोणीय संवेग। टेंसर क्वांटिटी कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक टेंसर क्वांटिटी है? ठीक है, तो टेंसर क्वांटिटी हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो जाएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एक टेंसर क्वांटिटी है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है, इन एन इनर्शियल फ्रेम इज। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एट द रेस्ट, या एक्सीलरेटेड, या डी एक्सीलरेटेड, या मे बी एक्सीलरेटेड, नॉर
डी एक्सेलरेटेड। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। तो एक जो जड़तीय निर्देश तंत्र होता है उसकी जो नियत वेग में गति, वह क्या करता है, नियत गति में वेग करता है या विरामावस्था में होता है, यानी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ ए रेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके समझ दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है अर्थ इज, यानी पृथ्वी क्या है, एन इनर्शियल फ्रेम है या नॉन इनर्शियल फ्रेम है, या इनर्शियल फ्रेम एट द रेस्ट एट द डे एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इन द नाइट, या डी दिया गया है इनर्शियल फ्रेम एट नाइट एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इन द डे। यानी कि जो पृथ्वी है वो जड़तीय निर्देश तंत्र है या अजड़तीय निर्देश तंत्र है। तो दोस्तों जो पृथ्वी है वो ए नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अपकेंद्र बल होता है, अपकेंद्र बल क्या होता है, नॉर्मल फोर्स या एक्चुअल फोर्स या फिस्कस फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स, यानी अपकेंद्र का बल क्या होता है, अपकेंद्र बल जो होता है दोस्तों वो वास्तविक बल होता है। क्या होता है, वास्तविक बल होता है। इस प्रकार से एक्चुअल फोर्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे कि द एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द रेडिकल आउटवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड, वृत्तीय गति में पिंड द्वारा त्रिज्या बाहर की ओर दिशा में अनुभव किए जाने वाला जो बल होता है वो क्या कहलाता है। जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। तो ये सेंट्रिपल फोर्स हो जाएगा या सेंट्रीफुगल फोर्स हो जाएगा या न्यूटन फोर्स या ग्रेविटेशन फोर्स। आपसे पूछा गया है कि किसी वृत्तीय गति में पिंड द्वारा त्रिज्या की ओर दिशा में अनुभव किए जाने वाला जो बल होता है दोस्तों वो अपकेंद्र बल होता है। क्या होता है, अपकेंद्र बल। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है आपसे कि all frame of the references move with constant velocity with respect to an inertial frame r, यानी कि जड़तीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान सभी निर्देश तंत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करूंगा मैं, ठीक है। जड़तीय निर्देश तंत्र में सापेक्ष नियत वेग से जो गतिमान सभी निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल, बोथ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल, या नाइदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। दोस्तों तो जो जड़तीय निर्देश के सापेक्ष नियत वेग के गतिमान सभी निर्देश तंत्र होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्शियल होते हैं, यानी इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया है आउट ऑफ द न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ द मोशन विच इज मोस्ट फंडामेंटल, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित तीनों नियमों में मूल है। जो न्यूटन ने नियम प्रतिपादित किया था उन तीनों नियमों में सबसे मूल कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ या ऑल ऑफ एबव। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो न्यूटन द्वारा जो प्रतिपादित 3 नियम हैं उनमें जो मूल नियम है, उनमें से सबसे मूल नियम है वो द्वितीय नियम है। क्या है, सेकंड लॉ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू, यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत समरूप है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पर या न्यूटन सेकंड लॉ पर, या दिया गया है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ दोनों, या नन ऑफ दीज। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत का जो समरूप होता है वो है आपका न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम। संवेग संरक्षण का सिद्धांत का जो समरूप है न्यूटन के गति के दूसरा नियम है, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आर द एप्लीकेबल आर नोन एज, यानी कि जिन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो इनर्शियल, नॉन इनर्शियल या एक्सीलरेटेड या रोटेटिंग। तो जिन निर्देश तंत्रों में न्यूटन के गति के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं वो कहलाते हैं जड़त्वीय। क्या कहलाते हैं, इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए बॉडी ऑफ ए मास m इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v
इज द सेंट्रिपल एक्सीलरेशन इज। एम द्रव्यमान का एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्त पर एक समान वेग से गतिशील है, उसका अभिकेंद्रिक त्वरण क्या होगा। तो उसका जो अभिकेंद्रित त्वरण हो जाएगा वो b/2 यानी b² आर हो जाएगा b² हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। एक प्रत्यक्ष संघट में संरक्षित रहता है। मोमेंटम ओनली, काइनेटिक एनर्जी ओनली, बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, नाइदर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। तो एक प्रत्यास्थ संगठन में जो संरक्षित रहता है वो क्या रहता है, केवल संवेग। क्या, केवल संवेग जो है वही संरक्षित रहता है। माफ करिएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों। जब एक प्रत्यास्थ संगठन में जो संगठन की बात हो तो उसमें जो अगर संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा दी गई है तो राइट आंसर हो जाएगा संवेग और गतिज ऊर्जा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा गया है, क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया है कि ए बुलेट स्ट्राइक्स ए वुडन टारगेट ए गेट एम्बेडेड इन देम देन द कॉलिजन इज। एक गोली लकड़ी के गुटके से टकराती है तथा उसके अंदर जाकर रुक जाती है तो संघट क्या होगा, प्रत्यस्थ होगा, अप्रत्यस्थ होगा, या पूर्ण होगा, या अपूर्ण प्रत्यस्थ होगा। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रत्यस्थ इलास्टिक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात हो रही है कि एक गोली किसी भी लकड़ी के गुटके से टकराती है तो उसके अंदर जाकर रुक जाती है तो संघट जो होगा वो प्रत्यस्थ होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इन कंजर्वेटिव फोर्स एफ एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज। संरक्षी बल एफ तथा स्थितिज ऊर्जा यू में सही संबंध क्या है। चलिए आंसर करेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका सही संबंध हो जाएगा यू इक्वल टू डेल इंटू एफ, वेक्टर डेल इंटू एफ हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे संरक्षी बल और स्थितिज ऊर्जा में सही संबंध पूछा जाए तो ये हो जाएगा यू इक्वल टू वेक्टर डेल इंटू वेक्टर एफ। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षी बल है। तो इनमें से असंरक्षी बल जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, पहला दिया गया न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, विस्कस फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनमें से असंरक्षी बल कौन सा है। तो असंरक्षी बल हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो असंरक्षी बल है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे विच इज ट्रू फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा संरक्षी बल के लिए सत्य है, संरक्षी बल के लिए कौन सा इसमें सत्य है आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कि डेल इंटू एफ इक्वल टू 0 या वेक्टर एफ इक्वल टू डेल इंटू यू, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है यू इक्वल टू डेल इंटू एफ, या डी दिया गया है डेल इंटू यू इंटू 0। तो 6 नंबर प्रश्न, यानी कि इसमें से संरक्षी बल जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो संरक्षी बल का सही संबंध है वो हो जाएगा वेक्टर डेल इंटू वेक्टर एफ इक्वल टू 0। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है द मास एनर्जी रिलेटेड इज। द्रव्यमान ऊर्जा का जो सही संबंध है वो क्या होता है। तो जो द्रव्यमान ऊर्जा का सही संबंध होता है दोस्तों वो हो जाता है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो है वो द्रव्यमान ऊर्जा का सही संबंध है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया द पोटेंशियल एनर्जी इज। स्थितिज ऊर्जा होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज इमेजिनरी, या बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों वो हमेशा क्या होती है, बोथ पॉजिटिव एंड बोथ निगेटिव होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आपसे।
अगला प्रश्न पूछा गया है, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी गिवन इन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी इज। संरक्षी बल को स्थित ऊर्जा के पद में निम्नवत लिखते हैं, तो किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ पर माइनस डेल इंटू यू दिया गया है, प्लस या बी दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है प्लस डेल इंटू यू, या सी दिया गया है या डॉट, यहाँ पर डॉट कह सकते हैं, माफ करिएगा यहाँ डॉट है, ठीक है, और सी है डेल इंटू यू, और डी नंबर दिया गया है नन ऑफ नन। तो जो संरक्षी बल यानी संरक्षी को स्थितिज ऊर्जा के पद में, जब हम संरक्षी बल को स्थितिज ऊर्जा के पद में लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं कि डेल इंटू यू, ठीक है, इस प्रकार से माइनस डेल इंटू यू लिखते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कंजर्वेटिव फोर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। संरक्षी बल को निम्नलिखित में से किसमें से व्यक्त किया जाता है? संरक्षी बल को निम्नलिखित में से किसमें व्यक्त किया जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। तो संरक्षी बल को हम व्यक्त करते हैं, किसमें व्यक्त करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो हम संरक्षी बल को व्यक्त करते हैं डेल इंटू वेक्टर एफ से इक्वल टू जीरो, डेल इंटू वेक्टर एफ इक्वल टू जीरो। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी लाइज एट। किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र हमेशा होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी, या विद इन और आउटसाइड, या नन। तो किसी पिंड का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान केंद्र होता है, वो हमेशा पिंड के अंदर या बाहर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया है, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन। निकाय पर लगाए गए बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य निम्न में परिवर्तन के बराबर होता है। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ए बी या सी। तो जब निकाय पर लगाया गया जो बल, बाह्य बल के द्वारा जो किया गया कार्य है निम्नलिखित में से वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। किसके? गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, द वर्क डन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस दीज पॉइंट दिस फील्ड इज। यानी कि गुरुत्व क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य बिंदुओं के पथ पर निर्भर नहीं करता, तब यह क्षेत्र होता है, तब यह क्षेत्र जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, संरक्षित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड ए इन वन टाइम पीरियड इज। ए आयाम के सरल आवर्त गति करते हुए कण का एक आवर्त काल में विस्थापन क्या होगा? तो जो विस्थापन है दोस्तों वो हो जाएगा 0। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। निम्नलिखित में से कौन सरल आवर्त गति में स्थिर होता है? टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या रिस्टोरिंग फोर्स। तो SH यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में आवर्तकाल हमेशा संरक्षित होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज एन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। एक सरल आवर्त दोलित्र की आवृत्ति n है, उसकी गतिज ऊर्जा की आवृत्ति क्या होगी? तो उसकी जो गतिज ऊर्जा की आवृत्ति होगी मित्रों वो 2/n होगी। क्या होगी? 2/n हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज y = 5 sin 4t + 3 इट्स टाइम पीरियड विल बी। एक कण की गति का जो समीकरण है वो है y + 5 sin 4t + 3 दिया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं।
तो उसका दोलन काल पूछा गया है, तो उसका दोलन काल क्या होगा? सभी लोग आंसर करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग का आंसर होना चाहिए। तो जो इसका दोलन काल होगा दोस्तों, वो हो जाएगा π/2। क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। जब एक कण का जो गति का समीकरण दिया गया है y + 5 sin 4t + 3 दिया गया है, तब इसका जो दोलन काल होगा वो हो जाएगा π/2। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ द कोलिनियर पॉइंट इन ए कंपाउंड पेंडुलम इज। एक संयुक्त लोलक में समरेख बिंदुओं की संख्या क्या होती है? तो एक संयुक्त लोलक में जो समरेख बिंदुओं की संख्या होती है वो होती है 4। कितनी होती है? समरेख एक संयुक्त लोलक में जो समरेख बिंदुओं की संख्या होती है वो 4 होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है इफ ई इज द मीन एनर्जी एंड टाउ इज द रिलैक्सन टाइम देन द पावर डिसिपेशन ऑफ डैम्प्ड ऑक्सीलेटर इज। यदि ई औसत ऊर्जा तथा टाउ शांत समय है तब अवमंदित दोलन की सख्त लुप्तीकरण क्या होगी? तो जो ऑप्शन ए दिया गया है ई टाउ, या बी दिया गया है ई अपान टाउ, या सी दिया गया है ई टाउ स्क्वायर, या डी दिया गया है ई अपान टाउ स्क्वायर। चलिए आंसर करेंगे। तो जब ई औसत ऊर्जा तथा टाउ शांत समय है तब अवमंदित दोलन की जो सख्त लुप्तीकरण संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ई अपान टाउ। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है इन SHM, क्या पूछा गया है? इन SHM द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट। यानी कि सरल आवर्तगत में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो होती है क्या होती है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, या एवरीवेयर, या नॉन। सरल आवर्तगत में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो अधिकतम विस्थापन पर होगी। किस पर होगी? अधिकतम विस्थापन पर होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है इन SHM यानी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी सरल आवर्तगत में अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या एवरीवेयर, या नॉन इज। तो सरल आवर्त गति में जो गतिज ऊर्जा होगी दोस्तों वो क्या होगी? अधिकतम विस्थापन पर होगी। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है द शेप ऑफ लिजाजस फिगर डिपेंड अपॉन। लिजाजस आकृति का आकार निर्भर करता है। जो लिजाजस आकृति का आकार है वो किस पर निर्भर करता है? पहला दिया गया है द रिजल्टेंट पाथ ऑफ 2 SHM एट द राइट एंगल, माफ करिएगा, यहाँ पर दिया गया है एट द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी, यानी कि शेप ऑफ लिजाजस फिगर डिपेंड अपॉन। तो जो लिजाजस आकृति का आकार है वो निर्भर किस पर करता है? द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या पाथ ऑफ द एम्पलीट्यूड, या फेज डिफरेंस, या ऑल ऑफ एबव। तो जो लिजाजस आकृति का आकार है वो निर्भर करता है उपरोक्त सभी, यानी कि आवृत्ति के अनुपात पर भी, आयामों के अनुपात पर भी, और कालांतर पर भी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है इन स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल। किसी अप्रगामित तरंग में क्या होता है? किसी अप्रगामित तरंग में ऑन द आइदर साइड ऑफ द नोड वाइब्रेशन ऑफ ए सिंपल फेस, या ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इन द रीजन बिटवीन टू नोड वाइब्रेशन इन द सेम फेज, या सी दिया गया है इन द रीजन बिटवीन टू एंटी नोड वाइब्रेट इन द सेम फेज, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द सेम फेज। यानी किसी अप्रगामित तरंग में एक निष्पद के दोनों और सभी कण समान कला में कंपन करते हैं। तो जो किसी अपरागामी तरंग में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ए नोड इज स्टेशनरी वेव। अप्रगामी तरंग में निष्पतन पर दिया गया चेंज इन द प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम, या चेंज इन द प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम, या ऑप्शन नंबर सी दिया गया है स्ट्रेन इज जीरो, या डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो अप्रगामित तरंग में निष्पतन पर दाब तथा घनत्व में परिवर्तन अधिकतम होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्टेशनरी वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी, डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी, हैव नोड एंड एंटी नोड, या बोथ ए एंड बी सी। देखिए पूछा गया है कि अप्रगामी तरंगे में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, या अप्रगामी तरंगे ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं, या सी दिया गया है निष्पादन व प्रस्पदन बनाती हैं, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बी और सी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हैव द नोड एंड एंटी नोड, और डज नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी यानी ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती। इस प्रकार से बी और सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। करेक्ट रिलेशन पूछा गया है स्मॉल जी और कैपिटल जी में। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में सही संबंध क्या है, सभी लोग आंसर करके बताएंगे। चलिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के कमेंट के आधार पर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए और सभी लोग को पता भी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, इफ़ द अर्थ कॉन्टैक्ट टू द हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस ऑफ द नंबर ऑफ द हावर इन डे विल बी, यानी यदि पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की जो आधी हो जाए। इसे पूछा गया है कि अगर पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाए तो एक दिन में घंटों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अगर पृथ्वी की जो टोटल त्रिज्या है वो सिकुड़कर आधी हो जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, 48 या 24, 12 या 8। तो अगर पृथ्वी सिकुड़कर अपने वर्तमान त्रिज्या की आधी हो जाएगी तो एक दिन में जो घंटों की संख्या होगी वो 8 होगी। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होगा दोस्तों वो 0 होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, केपलर सेकंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। पूछा गया है कि केपलर का जो सेकंड नियम है वो किस पर आधारित है। तो केपलर का जो सेकंड नियम है वो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे, द रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी बीई एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी बी नॉट, ठीक है, यानी पलायन वेग बीई और कक्षीय वेग बी नॉट में संबंध क्या है। चलिए आप लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही संबंध है वो क्या हो जाएगा, तो इसमें जो सही संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी इक्वल टू √2 बी नॉट। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूछा गया है, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। एक भूस्थितिक उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है। तो एक भूस्थितिक उपग्रह का आवर्तकाल क्या होता है, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। एक भूस्तरीय उपग्रह का जो आवर्तकाल होता है दोस्तों वो 24 घंटा का होता है, ठीक है। कितना होता है, 24 घंटा का होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है, द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट मूव अराउंड द सन, यानी कि सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाएं होती हैं। सूर्य के परितः ग्रहों की कक्षाएं होती हैं। ये दिया गया है पैराबोलिक, इलिप्टिकल या सर्कुलर या हाइपरबोल्टिक, यानी कि परवलाकार
दीर्घवृत्ताकार या वृत्ताकार या अति परिवलयक। सूर्य के परिता जो ग्रहों की कक्षा होती है वो किस प्रकार से होती है, तो वो दीर्घवृत्ताकार होती है। क्या होती है, दीर्घवृत्ताकार होती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। पूछा गया है द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय जी का मान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। सभी लोग आंसर करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर जो स्मॉल जी का मान है वो घटेगा या बढ़ेगा। चलिए सभी लोग आंसर करके बताएंगे। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप सभी लोग आंसर बताएंगे, इसके आधार पर इसका आंसर मैं बताऊंगा। चलिए सभी के कमेंट बॉक्स में आंसर मैं देखूंगा और वहीं पर आपको आंसर बता दूंगा कि क्वेश्चन इसका आंसर सही है या नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है इलास्टिक एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए वायर इज। किसी तार के प्रति एकांक आयतन में एकत्र प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए दिया गया है फोर्स इनटू एक्सटेंशन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 1/2 फोर्स इनटू एक्सटेंशन। सी दिया गया है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और डी दिया गया है 1/2 स्ट्रेस इनटू एक्सटेंशन। चलिए आप बताएंगे कि किसी तार के प्रति एकांक आयतन में जो एकत्रित प्रत्यास्थ ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 इंटू प्रतिबल इंटू विकृति। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाई ईटा एंड के इज। प्रत्यास्थ गुणांक वाई के ईटा के मध्य सही संबंध क्या होगा। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। वाई के और ईटा के मध्य जो सही संबंध है वो क्या है। वाई ईटा और के मध्य जो सही संबंध है मित्रों वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप सभी लोग इसका आंसर देख लेंगे। वाई के और ईटा के मध्य जो संबंध है इसमें ऑप्शन नंबर ए संबंध जो है व्यक्त करता है सही संबंध। अगला प्रश्न पूछा गया है इन द टर्म ऑफ के ईटा एंड पाइसन रेशियो सिग्मा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। पाइसन निष्पत्ति सिग्मा को के तथा ईटा के पदों में किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। तो हम व्यक्त करते हैं इसको सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 2 3k प्लस ईटा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाए। दोनों का सही जो सही संबंध है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका भी और इसका भी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी जा सकता है। जब भी आपसे पूछा जाए पाइसन निष्पत्ति सिग्मा को के तथा एन के पदों में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं तो आप लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपान 2 आप कॉमन ले लेंगे और 3k प्लस ईटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज इस क्वेश्चन में, आज के इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को चुना है। कल से यानी कि कल जो आपकी क्लास होगी 9 बजे ही होगी। आज क्लास में लेट हो गया है। ठीक है, कल आपकी क्लास जो होगी 9 बजे से होगी और चैप्टर वाइज चैप्टर कुल मिलाकर के मैथमेटिकल फिजिक्स छोड़ करके सबसे पहले मैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका जो सलूशन है कल की क्लास में दिया जाएगा आप लोग को। इसका पीडीएफ, इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर लिंक से आप नहीं ज्वाइन हो पा रहे हैं तो आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडी चैनल फर्स्ट, SP स्टडी चैनल और सफिक्स में 1 लगा देंगे, सर्च कर लेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा स्टडी पॉइंट का। आप लोग ज्वाइन कर लेंगे जहां पर आपको पुराने पीडीएफ भी मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको ओल्ड पीडीएफ भी मिल जाएंगे जो आप सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो क्लास इससे पहले हुई है वो आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों जिनका कल एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो और आप सब बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएँ। सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो वाकई में आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।